और साल 2021 में 13,089 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। एक बच्चे के माँ बाप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के एजुकेशन के मामले में वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है। उस दौरान एक और चीज तेजी से फैल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन यहाँ एक समस्या आने लगी, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी होने लगी। उस समय भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था। ब्रेन वॉश इस हद तक हो गया था कि इंडियंस अंग्रेजों के ऑर्डर्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। स्टूडेंट्स राइट्स के ऊपर आपको ऐसे हजारों आर्टिकल्स और न्यूज मिल जाएंगे। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग साल 2020 में 12,526 और साल 2021 में 13,089 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन क्यों? According to the latest NCRB data, 13,081 students committed suicide in 2021, the highest in the last 5 years, जिसमें failure in examination number 1 cause था suicide का। इंडिया एक ऐसा देश है जहां एक स्टूडेंट को इस बेसिक पे जज किया जाता है कि उसके स्कूल और कॉलेजेस में कितने मार्क्स आए हैं। यदि किसी बच्चे का 90% से अबव मार्क्स आता है तो उसे अवार्ड दिया जाता है और उसे मोटिवेट किया जाता है। लेकिन वहीं किसी बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो उसे एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। लेकिन बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है? मैथ्स के नाम पे साइन थीटा कॉस थीटा, पाइथागोरस प्रमेय, a+b का होल स्क्वायर, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलाज तो पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बच्चे को नॉर्मल से घरों में यूज होने वाले चीनी में कौन सा केमिकल होता है ये नहीं पता होता है। एक बच्चे के माँ बाप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के एजुकेशन के मामले में वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इंडिया में एक बच्चे के पैदा होने से पहले ही उनके पेरेंट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को कौन से स्कूल में एजुकेशन देना है और उसे बड़ा होकर क्या बनाना है। एक बाप अपना पेट काट काट कर एक बच्चे को पढ़ाता है इस उम्मीद में कि उसका भविष्य बन सके। लेकिन क्या इतने तेजी से बढ़ रहे रेवोल्यूशन को इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बीट कर सकता है? साल होता है 1806। नेपोलियन आर्मी और पर्शियन आर्मी के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में पर्सिया की आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बाद भी हार जाती है। पर्शियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता है कि इतनी बेस्ट आर्मी होने के बाद भी वो लोग हार क्यों रहे हैं। बहुत सोचने के बाद उनको समझ आता है कि उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वो लीडर्स के ऑर्डर फॉलो करने के बजाय खुद का ही दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियंस के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। और हार का रिजल्ट क्या होता है? पर्सिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथों में देना पड़ जाता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बट उनके सामने सवाल यही है कि आखिर वो ये सब करेंगे कैसे। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है। वो एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर्स वही करें जो उनको करने को कहा जाए। और ये करने का सबसे बेस्ट तरीका था उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो। उन्हें जो समझाया जाए वो उसी को सच मानने लगे। और इस तरीके से बिल्ड होता है एक एजुकेशन सिस्टम, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका पर्पस क्या होता है? आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो सिर्फ अपने लीडर्स की बात माने और वही करे जो उनके लीडर्स उनको करने को कहे, बिना किसी सवाल के। इस 8 साल के एजुकेशन के दौरान उन्हें सिर्फ इतना ही समझाया जाता है जिससे कि वो अपने लीडर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सकें, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। और इन द रिजल्ट पर्शियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम उनको वैसा ही रिजल्ट देने लगा। इस तरह से एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हो रहा था जो आने वाले समय में सब कुछ बदल के रख देने वाला था। उस दौरान एक और चीज तेजी से फैल रहा था,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन साल 1760 से लेकर 1840 के बीच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना के अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब मशीनरी रेवोल्यूशन तेजी से ग्रो करने लगता है। जो प्रोडक्ट एक इंसान महीनों में नहीं बना पा रहा था, वो मशीन्स कुछ मिनटों में तैयार कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ एक समस्या आने लगी, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी होने लगी, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर करके और अपना छोटा मोटा धंधा करके पैसे कमा रहे थे। ऐसे में लोग क्यों किसी फैक्ट्री में एज अ लेबर काम करना चाहेंगे। उस दौरान पर्शियन एजुकेशन सिस्टम काफी चर्चे में था, तो डिफरेंट कंट्रीज पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के बेस में अपना अपना एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करने लगे। और इस बार पर्पस होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसे कमाने का एक ही ऑप्शन रह जाए, फैक्ट्रीज में लेबर बन के काम करना। और ठीक ऐसा ही होने लगता है, फैक्ट्रीज में धीरे धीरे लेबर्स की कमी पूरी होने लगती है। उस समय भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन अंग्रेजों को एक समस्या आ रही थी। भारत की आबादी के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, तो इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबेंटन मकाउले, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉर्ड मकाउले के नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल होते हैं, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत पास कर देता है। और ये एजुकेशन सिस्टम भी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के बेस में तैयार किया जाता है। लोगों को लगने लगता है कि अंग्रेज हमारी भलाई चाह रहे हैं, हमें इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन असली मकसद क्या होता है ये आप खुद मकाउले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे अंग्रेजों का मकसद कामयाब होने लगता है। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक इंडियंस काम कर रहे थे। अब अंग्रेज इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक हो गया था कि इंडियंस अंग्रेजों के ऑर्डर्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आपको लग रहा होगा खैर आजादी को तो 78 साल हो गए, अब क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आगे जो सुनोगे उसके बाद आपकी ये मानसिकता चेंज हो जाएगी। 5 से 6 साल के बच्चे का ब्रेन एक एम्प्टी हार्ड डिस्क की तरह होता है। आप जो इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में डालते जाओगे, बच्चा वही सीखता जाएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसे ऐसे इनोवेशन तैयार कर लेते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का माइंड क्रिएटिव होता है, नए नए आइडियाज उनके ब्रेन में आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उसको एक सिलेबस थमा दिया जाता है और वो सिलेबस ही उसकी दुनिया बन जाती है। धीरे धीरे सिलेबस का बोझ बढ़ता जाता है और बच्चा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगता है। उसकी क्रिएटिविटी कम होने लगती है। फिर उसके पास सिलेबस कंप्लीट करने का एक ही ऑप्शन बचता है, रट्टा। जैसे तैसे बच्चा रट्टा मार के स्कूल पास कर लेता है। फिर उसके पास गिनती के 3-4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं, या तो इंजीनियरिंग कर लो, या MBBS कर लो, या तो MBA कर लो। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो तू भी इंजीनियरिंग करेगा। अगर वर्मा जी का बेटा MBA कर रहा है तो तू भी MBA करेगा। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। भैया कौन सी दुनिया में जी रहे हो? शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया तो तू भी डॉक्टर बनेगा। वर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया तो तू भी इंजीनियर बनेगा। पहले क्या होता था, आपस में मुर्गे लड़ाए जाते थे और मजे लिए जाते थे। अब मुर्गा छोड़ के बच्चे लड़ा दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा हिम्मत करके बोल भी देता है कि पापा मैं फोटोग्राफी करूंगा, पापा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा, तो उसको ये बोल दिया जाता है कि तू फालतू का मत सोच, बनेगा तो तू डॉक्टर ही। अगर कोई बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 10 लाख रुपए मांग ले तो नहीं देंगे, लेकिन डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ओपन एआई के फाउंडर सैम वॉल्टमैन, वही जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि क्या इंडिया एआई बना सकता है, तो उसने बोला कोशिश कर सकता है लेकिन बना नहीं सकता। उस टाइम हमारे बड़े बड़े टेक फाउंडर आगे आ गए थे कि ऐसे कैसे नहीं बना सकते, हम बना देंगे। और उनके अंदर ओला के फाउंडर ने बनाया भी, जिसका नाम था कृत्रिम एआई, जिसको बनाने में जितना खर्चा नहीं हुआ उससे ज्यादा तो उसकी मार्केटिंग में खर्चा आ गया। कृत्रिम एआई इंडिया का पहला एंड ओनली एआई सिस्टम। और जब ये कृत्रिम एआई लॉन्च हुआ था तब लोगों ने टेस्ट करने के लिए उससे एक सवाल पूछा
कि भैया तुझे बनाया किसने है। पता है सामने से क्या आंसर आता है कि मुझे ओपन एआई ने बनाया है। दुनिया में एआई आए लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग एआई तो क्या एक थर्ड कॉपी तक नहीं बना पाए। लेकिन क्या इसका रीजन इंडियंस हैं? क्या हम लोग कमजोर हैं? क्या हम लोगों के पास कम दिमाग है? आंसर है नहीं। इंडियंस के पास दिमाग तो है, लेकिन इंडिया उस दिमाग को यूज करके कुछ बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाता। और वो चीज कैसे आती है? R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इस चीज में हमारी सरकार अपनी जीडीपी का 0.64% यूज करती है, और ये अमाउंट होता है 2 लाख करोड़ रुपए। वहीं अमेरिका की सरकार इस पे खर्च करती है अपनी जीडीपी का 3.4%, जो होता है 83 लाख करोड़ रुपए। कहाँ 2 लाख करोड़ और कहाँ 83 लाख करोड़ रुपए। आज की डेट में हमारी कंट्री चैट जीपीटी का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, और ऐसा कुछ बनाने की बात कर लें तो पहले 50 के अंदर भी नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है आपको पता है? हमारा रिटार्डेड माइंड। कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो? वही जहाँ पापा ने बोला है, या फिर वहाँ ले लेता हूँ जहाँ मेरा दोस्त ले रहा है। 4 साल दोनों भाई साथ में घूमेंगे और 4 साल बाद दोनों सड़क पे। आजकल के जनरेशन के यूथ जो है स्मार्ट है, प्रोडक्टिव है, बस जरूरत है तो एक सही डायरेक्शन की। आपके खुद के अंदर पोटेंशियल है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोफेशन चूज करो और उस प्रोफेशन के मास्टर बन जाओ। फिर तुम्हें किसी कंपनी में जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनीज खुद तुम्हें ढूंढ लेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।